बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि रोज मैं अपने बच्चे को 1 ग्लास दूध दे के भेजते हैं स्कूल, आप दूध बंद करने बात कर रहे हैं। दूध तो इतना न्यूट्रिशियस होता है, इतना सारा उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। दूध न्यूट्रिशियस होता है लेकिन आपके लिए नहीं, गाय के बच्चे के लिए। इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर, थैंक यू फ्रेंड्स, शेर गाय को पकड़ता है, गाय को खा जाता है। कभी देखा आपने? कभी देखा आपने गाय को पकड़ा, गाय का दूध पी गया? तो दूध एक ऐसी चीज नहीं है जो जीवन भर आपको पीना है। डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट कोई पॉइजन नहीं है, राइट? इट इज नॉट ए पॉइजन, बट राइट, इट इज नॉट ए फूड ऑल्सो, वो खाना भी नहीं है। मित्रों, मनुष्य के दिमाग में यह मिथ्या भ्रम एवं धोखा भरा हुआ है कि प्राणीजन्य दूध मनुष्य के लिए स्वास्थ्यप्रद और संपूर्ण आहार है, कि दूध का सेवन मनुष्य के लिए विषतुल्य है, कि गलत मान्यताओं के कारण जब से प्राणीजन्य दूध को मनुष्य का संपूर्ण आहार बताने पर जोर दिया गया, तब से मनुष्य ने दूध और दूध से बनी चीजों को अपने भोजन का नियमित अंग बना लिया, और तभी से मनुष्य दमा, गठिया, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, मधुमेह, कैंसर व पाचन संबंधित अन्य अनेक घातक रोगों में ग्रस्त होकर असामयिक मृत्यु का शिकार होता चला गया। 84 लाख जीव जंतु है। कोई भी पशु पक्षी अपनी माँ के अलावा किसी दूसरे प्राणी का दूध नहीं पीता। कोई भी पशु पक्षी जब अपनी टांगों पे चलने लग जाए तो अपनी माँ का दूध भी नहीं पीता। इंसान सारी उम्र पीता है और किसी का भी नहीं छोड़ता, इसीलिए बीमार रहता है। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, कुछ समय पूर्व भारत के शायद 565 वैज्ञानिकों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि देश में गोमूत्र आदि से चिकित्सा का दावा करने वालों को प्रतिबंधित किया जाए। गाय से चिकित्सा करना अवैज्ञानिक है। तब मैंने एक वीडियो बनाया था, क्या गाय का भी कोई विरोध करेगा। उस वीडियो का आप सभी ने बहुत स्वागत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि देश में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारत से गाय के अस्तित्व को नष्ट करना चाहती हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को समाप्त करना चाहती हैं। वे जानती हैं कि जब तक गाय बचेगी, बैल बचेगा, तब तक भारत की कृषि अच्छी होगी। और जब से ये गई है, बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। इसकी चर्चा मैं फिर कभी करूँगा। यह हम बात करते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की, जो इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय हैं और कोरोना के विषय में उन्होंने एक अभियान छेड़ा हुआ है। लॉकडाउन और कोरोना का भय, इसको वो साजिश बताते हैं। मैंने उनकी कई वीडियो सुनी और मैं उनसे प्रभावित हुआ। अभी वो युवा हैं, DIP डाइट उनकी प्रसिद्ध है, और मैंने उनको फ़ोन करके, उन्होंने नहीं उठाया, उनके PRO ने उठाया, मोहन जोशी हैं, धन्यवाद भी दिया।
परंतु कल किसी ने सूचना दी कि डॉक्टर चौधरी डेयरी प्रोडक्ट का बहुत विरोध करते हैं। इस विषय में उनकी वीडियो भी मैंने देखी, फिर आज एक दो वीडियो और भी देखी। वो यहाँ तक कहते हैं कि इससे कैंसर भी हो सकता है। हालांकि वे कहते हैं विष नहीं है, लेकिन भोजन भी नहीं। और ऐसे एक और श्रीमान मिल गए उनका नाम है योग्यांश रमेश भार्गव। उनका वीडियो देखा, दूध विश्व तुल्य है। ये 54 वर्ष में मैंने जाना, वो लिखते हैं। एक आचार्य मोहन गुप्ता, ये भी दूध के पीछे पड़े हैं, गाय के पीछे पड़े हैं, इसको मत पियो। और भी बहुत सारे होंगे। बहुत समय पहले सन 83 में मुझे एक कबीरपंथी साधु मिला, वो भी कहता दूध नहीं पीना, ये मांसाहार है। इन बातों को देख करके लगता है कि कुछ लोग भ्रांतिवश, तो कुछ लोग मूर्खतावश, और कुछ लोग किसी षड्यंत्र का अंग बनकर किन्हीं दूसरी विदेशी शक्तियों के द्वारा प्रेरित होकर इस प्रकार की धारणाएं इस देश में फैला रहे। जरा सोचिए कि गाय का दूध पीना बंद कर दिया जाएगा तो गाय को तो कोई पालेगा नहीं, और आज कम दूध देने वाली गाय को किसान सड़क पर छोड़ देता है, भूखों प्यासों मर रही है। जब दूध को जहर नहीं तो कम से कम ये बताया जाएगा कि ये भोजन नहीं है और इससे कई बीमारियां होती हैं, तो दुधारू गायों को भी सड़क पर धक्का देके निकाल दिया जाएगा। तब लाभ किसको होगा? गो तस्कर उन गायों को ले जाएंगे और उन्हें बूचड़खाने में मार डालेंगे। ये डेयरी प्रोडक्ट का विरोध करने वाले का यही चाहते हैं, अथवा उनके पास कोई दूसरा फॉर्मूला है? गो हत्या का बहुत बड़ा कारण तो कभी ट्रैक्टर बना। ट्रैक्टर ने गाय को मारा, बैल का मैं तो समाप्त हो गया देश में। अब गायों को तो पालते रहे दूध के लिए, अब दूध भी अगर जहर हो जाएगा या दूध भी अनुपयोगी हो जाएगा, दूध भी अप्राकृतिक हो जाएगा, दूध भी मांस जैसा हो जाएगा, तो गोवंश समाप्त हो जाएगा। आप कहेंगे मशीनरी, मैं आपको बताऊं कि जोधपुर में, ये राजस्थान पत्रिका जोधपुर से प्रकाशित 9 फरवरी 2000 के अंक में मैंने पढ़ा, 8 फरवरी को पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला थार मरुस्थल में पर्यावरण प्रबंधन और पारिस्थितिकी विकास, इस पर एक सेमिनार हुआ। और वहाँ मुख्य वक्ता आर.पी. धीर ने कहा कि रेगिस्तानीकरण के विस्तार में ट्रैक्टर का योगदान बताते हुए कहा कि ट्रैक्टर के उपयोग से मृदा के बंधन शिथिल हो जाते। ट्रैक्टर खेती के लिए हानिकारक है, बैलों से की हुई जुताई अधिक उपयोगी है। पहले मैं बैल की बात कर लूं। बैल का गोबर भी खेती के काम आता है, बैल का मूत्र भी खेती के काम आता है, और बैलों से बिजली बनाई जा सकती है। रोहतक में डॉक्टर शिव दर्शन जी मलिक हैं, वो बैलों से बिजली बना रहे हैं, एक बैल से पर्याप्त बिजली बना रहे हैं, गोबर से वैदिक प्लास्टर बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, पेंट बना रहे हैं, कलर बना रहे हैं, पूरा बिल्डिंग मटेरियल गोबर से बना रहे हैं। और उस मकान में गर्मी
में कम गर्मी रहती है, सर्दी में सर्दी कम रहती है। उसमें रेडिएशन का प्रभाव बहुत कम होता है, वायरस बैक्टीरिया का प्रभाव बहुत कम होता है। ये बैल का चमत्कार है, गाय बैल के गोबर का चमत्कार है। वो व्यक्ति अनपढ़ नहीं है, केमिस्ट्री से पीएचडी है, फिर उनको गाय का शौक लगा और गाय गोबर पर रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया। तो जो बैल, उधर हमारे एक मेंबर हैं राकेश जी उपाध्याय, इंजीनियर हैं इंदौर के। उनके पास 200 एकड़ भूमि है देवास जिले में। उन्होंने मुझे बताया कि 90 लाख प्रतिवर्ष खाद और पेस्टिसाइड में खरीदा करता था। जब से वैदिक खाद प्रारंभ किया, गाय का ताज़ा गोबर और गुड़ बहुत कम मात्रा में, 90 लाख रुपए प्रतिवर्ष मेरे बचे और फसल बहुत अच्छी होती है, जो रासायनिक खाद से नहीं होती। तो जो गाय बैल इतना उपयोगी हो, बैल केवल कह रहा हूं, गाय की भी बात नहीं कर रहा, गोबर तो गाय का भी, लेकिन दूध की बात नहीं कर रहा। उस बैल को मार दिया हमने, बूचड़ खाने में चला गया। गौशालाओं में भी ज्यादातर गाय मिलती है, बैल कहाँ जाता है? कभी सोचा? ये सारे बैल बूचड़ खाने में जा रहे हैं। अब डॉक्टर राय चौधरी और दूसरे ये गौ विरोधी, वो चाहते हैं गाय भी नहीं रहे। बैल तो इन्होंने बूचड़ खाने में दे दिया, ये चाहते हैं गाय भी बूचड़ खाने में चली जाए और भारत में गाय नजर ही नहीं आवे। और कभी रासायनिक खाद का दुष्प्रभाव भारत को पूरी तरह समझ में आ रहा है। इसके लिए जागरूकता भी हो रही है कि ऑर्गेनिक खाद, लेकिन वो ऑर्गेनिक खाद वैसा नहीं है जैसा गाय के गोबर से बना हुआ खाद। वैदिक खाद जो राकेश उपाध्याय प्रयोग करते हैं, फिर भी केमिकल से हटके इधर आ रहे हैं। सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, वहाँ केमिकल का प्रयोग नहीं होता। दुनिया समझ रही है कि गोबर की खाद रासायनिक खाद से अधिक उपयोगी है, स्वास्थ्यवर्धक है, उससे उत्पन्न अनाज और फल स्वास्थ्यवर्धक है। और केमिकल खाद और पेस्टिसाइड से बहुत सारे रोग पैदा हो रहे हैं, कैंसर पैदा हो रहा है, ये भी सबकी समझ में आ रहा है। जब दुनिया में थोड़ी जागरूकता आ रही है, भारत में भी जागरूकता कुछ आ रही है कि गोबर की खाद पर जाना चाहिए, उस समय इस प्रकार का अभियान चलाना कि गोवंश भारत से नष्ट हो जाए, ये देशद्रोह से कम नहीं है। ये हिंसा तो है ही। वो नहीं कहते कि गोमांस खाओ, लेकिन वो गोमांस के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि जब दूध कोई नहीं पिएगा तो गाय को डॉक्टर चौधरी पालेंगे या आचार्य मोहन गुप्ता पालेंगे या योग्यांश रमेश चंद्र भार्गव पालेंगे? कौन पालेगा? जो किसान पालेगा वो छोड़ देगा कि गाय नहीं पालनी, बीमारी हो रही है इससे। वो गाय कहाँ जाएगी? बूचड़ खाने में जाएगी कि नहीं जाएगी? इसका पाप किसको लगेगा? कोई कहेगा कि पाप पुण्य की बात नहीं करनी, विज्ञान की बात करनी, तो मैं विज्ञान की बात करता हूं। पहले मैं एक बात बता दूं बड़ा स्पष्ट रूप से कि मैं वैदिक फिजिक्स का व्यक्ति हूं और आधुनिक थ्योरेटिकल फिजिक्स को भी मैंने बड़ी गहराई से समझा है, समझने का प्रयत्न किया है। और मैं किसी भी बड़े वैज्ञानिक मंच पर ये दावे के साथ कहता हूं कि आधुनिक थ्योरेटिकल फिजिक्स असमंजस में है, भ्रांति में है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा, वो समस्याओं से ग्रस्त है। अरबों खरबों डॉलर खर्च करके भी जिन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा फिजिक्स,
उनका समाधान हम वैदिक फिजिक्स पर करने का दावा करते हैं, लेकिन इस देश में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? कि हमारा देश बौद्धिक गुलाम है। पश्चिमी की खोजों को हम प्रामाणिक मानते हैं और ऋषि मुनियों की खोजों को महत्व नहीं देते हैं। वैसे और डॉक्टर चौधरी आप भी मेडिकल साइंस की अनेक खोजों पर मजाक करते हैं, उपहास करते हैं उनका, विशेषकर कोरोना को लेकर के, डायबिटीज को लेकर के और बहुत सारी बीमारियों को लेकर के दवाइयों पर आप व्यंग्य करते हैं। तो जिस आधुनिक साइंस पर आप व्यंग्य करते हैं, आधुनिक मेडिकल साइंस पर व्यंग्य करते हैं, उसी साइंस के आधार पर, उन्हीं के द्वारा की गई रिसर्च के आधार पर आप गाय के दूध, दही, घी, छाछ को कैसे अनुपयोगी बताने के अधिकारी हैं, कैसे उनको रोग कारक बताने के अधिकारी हैं। आपका कौन सा रिसर्च है? DIP डाइट ठीक है, मैं ये जानता हूँ, मैं नेचुरोपैथी की मैंने भी लगभग 70-80 पुस्तकें पढ़ी होंगी। कल मेरी उनके PRO मोहन जोशी से बात हुई थी। मैंने कहा कोरोना तक तो ठीक था जोशी जी, पर डॉक्टर चौधरी गाय के पीछे क्यों पड़े? तो उन्होंने कहा नहीं आचार्य जी, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। वो तो गाय का समर्थन करते, केवल ये कहते हैं कि DIP डाइट जिस समय चल रही हो, रोगी पीड़ित हो किसी रोग से, डायबिटीज जैसे, उस समय दूध या डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना, मीट अंडे नहीं लेना और पैक फूड नहीं लेना। इसका अर्थ हुआ कि दूध और मीट और पैक फूड में डॉक्टर चौधरी के लिए कोई अंतर नहीं है, ये समान है। एक लाइन में मत रखिए। केवल दूध की बात करते हैं, दही की बात करते हैं। तो जिस समय मान लो उनकी चिकित्सा चल रही है, उस समय पेशेंट नहीं ले, ये बात तो समझ में आती है। और मैंने कहा कि इसमें तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। जिसको दूध पच नहीं रहा है तो लेगा तो और बीमार होगा, और दूध नहीं पच रहा तो घी भी नहीं पचेगा, तो उसे पी खा के भी बीमार होगा। कि ऐसा कभी नहीं कहते कि दूध लेना ही नहीं। लेकिन मैंने आज वीडियो सुनी, उसके बाद रात को भी एक वीडियो सुनी, स्पष्ट करेंगे दूध भोजन नहीं है। क्या कहते हैं? दूध अच्छा है लेकिन गाय के बछड़े के लिए है। अच्छा एक बात बताइए कि गाय का बछड़ा दूध पी करके अच्छा है, गाय को पालेगा क्या बछड़ा पालेगा कि मनुष्य पालेगा? बछड़े का भी आप उपयोग जानते नहीं, उपयोग हो भी नहीं रहा इस देश में, वो चला गया पानी। वैसी स्थिति में आप ये कहना चाहते हैं गाय का पालन छोड़ दो, क्यों? बछड़े का भी कोई उपयोग नहीं है। आप कहते हैं कि दुनिया में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो जीवन भर दूध पीता हो। आप पशुओं से सीखना चाहते हैं। आप ये भी कहते हैं कि कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो दूसरे का दूध पीता हो। मैं उन दोनों बातों का उत्तर दूंगा। नेचुरोपैथी जब पशुओं से सीखती है तो वहां वो बहुत बड़ी भूल भी करती है। एडोल्फ जस्ट जो जर्मन का विद्वान था, वो प्रकृति से इतना प्रेम करता था और विज्ञान से इतना घृणा करता था, वो तो कहता था ना बिस्तर भी नहीं बिछाने, मिट्टी में ही सोना, कपड़े भी नहीं पहनने। और कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो कपड़े नहीं पहनता? कौन सा डॉक्टर है जो मिट्टी में सोता है? कौन सा डॉक्टर है बिजली का उपयोग नहीं करता? कौन सा डॉक्टर है जो जंगली फल मूलों पर भी रहता है? मैं आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पशुओं से सीखने, पशु बनने की सलाह नहीं दूंगा। कुछ बातें पशुओं से सीखनी है, शेष बातें ऋषियों से सीखनी है, क्योंकि हम पशु नहीं है। रही बात कि कोई प्राणी जीवन भर दूध नहीं पीता, मैं कहता हूं कोई भी प्राणी कपड़े नहीं पहनता है, कोई भी प्राणी मकान नहीं बनाता है, कोई भी प्राणी अगर आंखों को कुछ हो जाए चश्मा नहीं पहनता है,
कोई प्राणी यूट्यूब फेसबुक नहीं चलाता है, कोई भी प्राणी भोजन पकाता नहीं है। आप ये सब क्यों करते हैं? कोई भी प्राणी आने जाने के वाहनों का प्रयोग नहीं करता, सारी जिंदगी पैदल चलता है, भूमि पर रहता है। आप क्यों नहीं रहते? क्योंकि आप मनुष्य, पशु नहीं है। पशुओं से उतना ही सीखना जितना आवश्यक है। यह बात ठीक है कि कई बातों में हम पशु से गिर गए, वो बात पशु से सीखनी। पशु ने अपना भोजन नहीं छोड़ा, हमने छोड़ दिया। पशु ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं छोड़ा, हमने छोड़ दिया। वो नहीं, उसकी बात नहीं करनी, केवल दूध की बात करनी। जब आप पशुओं से अलग हटकर कपड़े पहन सकते हैं, फर्नीचर ले सकते हैं, मकान बना सकते हैं, कारों में घूम सकते हैं, प्लेनों में घूम सकते हैं, सारे विज्ञान के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, तो दूध के पीछे क्यों पड़े? दूसरी बात, कोई भी प्राणी दूसरे पशु का दूध नहीं पीता, तो कोई भी प्राणी दूसरे पशु को पालता भी नहीं है। अब डॉक्टर चौधरी ने उदाहरण दिया कि शेर गाय को मार देगा पर दूध नहीं पिएगा, मांस खा जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? कि मांस खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। अरे शेर गाय को खा जाता है, दूध नहीं पीता है, परंतु शेर गाय का पालन भी नहीं करता है, मनुष्य पालन करता है। ये पालतू पशु हैं, इनको पालेंगे मर जाएंगे, सारी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। इतने जंगल नहीं है कि अपने जंगल में रह सके। और दूसरी बात, जिस गाय के दूध का प्रयोग विश्व में सृष्टि के आदिकाल से होता रहा हो, ये पौराणिक जो भाई हैं, पौराणिक सनातनी भाई, भगवान शिव को रखेंगे तो नंदी के साथ, और भगवान कृष्ण का तो मक्खन प्रिय भोजन था। कौन ऐसा ऋषि मुनि हुआ है, कौन ऐसा महापुरुष हुआ है जिस गाय के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने प्राण दे दिए, जिस गाय के आधार पर संपूर्ण अर्थशास्त्र भारत का चलता रहा, जिस गाय के आधार पर ही संपूर्ण भारत स्वस्थ और बलवान और जगतगुरु रहा, वह गाय आज के कुछ रिसर्च स्कॉलरों जो भारतीय संस्कृति और वेद विरोधी हैं, उनके कहने से गाय अनुपयोगी हो जाएगी। पहले तो आप ये सोच लीजिए, गाय किसको कहते हो? जिसके कुबड़ होता है वह गाय है। ये जर्सी, हॉलस्टाइन वगैरह ये गाय नहीं है। इनका दूध पिएंगे तो बीमारियां होंगी। भारतीय नस्ल यही गाय है और इसी का दूध उपयोगी है, और किसी गाय का नहीं। ये बात क्यों छुपा लेते हैं, आप जानते नहीं हैं। इनमें अंतर मैंने स्वयं देखा। मथुरा वेद मंदिर में 8 गाय थी, 4 संकर नस्ल की थी, 4 शुद्ध देशी थी। वह रिजका के ऊपर कोई केमिकल का छिड़काव किया था, कीटनाशक, वो खा के 8 गाय बीमार हो गई। और मैं यहाँ भीनमाल से मथुरा गया तो मैं पहले पशुपालन में रह चुका था। वो आचार्य स्वदेश जी बोले कि आप देखिए गाय क्या हुआ है। मैंने कहा मुझे किसी रोग का लक्षण नहीं लग रहा, कुछ खाने में तो नहीं आया। तो वेटरनरी कॉलेज से वहाँ डॉक्टर्स को बुलाया और उनका टेस्ट किया तो पता लगा कि पॉइजनिंग का केस है। ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ट्रीटमेंट के बाद संकर गाय 4 मर गई और देसी गाय 4 बच गई। यह है देशी गाय और विदेशी गाय में अंतर। वो तो शुद्ध विदेशी नहीं थी, संकर थी। शुद्ध विदेशी होती तो और जल्दी मरती। राजस्थान में मैंने भयंकर अकालों को देखा है। गायों को जंगलों में भूखी प्यासी महीनों तक भटकते देखा है। ये संकर गाय नहीं मर रहे, संकर गाय इतनी जीवित नहीं रह सकती, इतना संघर्ष नहीं कर सकती भूख प्यास से, लेकिन भारतीय नस्ल की गाय करती है। क्यों? उसमें प्रतिरोधी क्षमता बहुत होती है, भैंस नहीं कर सकती।
जरा सोचिए कि भैंस को कभी चारे पानी के बिना घुमाया जाए, छोड़ दिया जाए, कितने दिन जीवित रहेगी। तो जिस प्राणी की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है उतना ही उसके दूध पीने वाले में भी आएगी। ये देशी गाय और संकर गाय का अंतर है। संकर गाय से के दूध से कैंसर की बात हमने भी सुनी, लेकिन उसको देशी गाय के खाते में मत डालिए। जो भी आविष्कार हुए हैं वो संकर विदेशों में हुए, उन्हीं गायों पर हुए हैं। लेकिन आप उन आविष्कारों की बात क्यों नहीं करते जो मैंने बताई थी। मेरा एक वीडियो है, क्या गाय का अब भी कोई विरोध करेगा। उसमें गौमूत्र से कौन कौन से रोग ठीक होते हैं, कितने रिसर्च पेपर को मैंने कोट किया था, उसमें उद्धृत किया था। आप उनको क्यों, उनकी बात क्यों नहीं करते। बहुत सी बातें मैं उसमें बता चुका हूं, लेकिन फिर आपको एक नया वीडियो बनाने के लिए बाध्य हुआ, क्योंकि मैंने किसी वीडियो में आपका नाम लिया तो हमारे कुछ लोग सोचने लगे, भ्रमित हो गए होंगे मैं विश्वरूप चौधरी का समर्थक हूं, इसका मतलब गो गाय को न पालूं, यह भी मेरा मत हो जाएगा। इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए बाध्य हुआ। आप नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं। मैंने कल मोहन जोशी को कहा था कि नेचुरोपैथी के बड़े बड़े कुछ डॉक्टर मुझे भी जानते हैं और पूछ सकते हैं। पतंजलि योगपीठ में योगग्राम में डॉक्टर नागेंद्र जी नीरज हैं, वह इंचार्ज हैं। बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने डॉक्टर हैं और विश्व के अच्छे डॉक्टर्स में से भी हैं नेचुरोपैथी के। बहुत पुस्तकें लिखी हैं, बहुत अनुभव है उनका। मैंने मोहन जोशी का उनसे पूछ लेना, मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, मैंने उनसे ट्रीटमेंट भी लिया। उनकी पुस्तकों से मैं बताऊंगा। पहले नेचुरोपैथी बात करता हूं, क्योंकि आयुर्वेद का नाम नहीं, आयुर्वेद का नाम लेते जरूर है विश्वरूप चौधरी, पर आयुर्वेद की कोई बात नहीं करते। मुझे लगता है इनको आयुर्वेद नहीं आता होगा। ये डॉक्टर नागेंद्र जी नीरज की पुस्तक है, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग वैज्ञानिक प्रयोग। इसमें आप विटामिन और हमारा स्वास्थ्य इस चैप्टर को पढ़ें, विटामिन देखें, मिनरल्स देखें। दूध एक संपूर्ण आहार ठहरता है। दूध और अंकुरित भोजन, इन्हीं में सबसे अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, ऐसा इनका निष्कर्ष है। आप पढ़ के देख सकते हैं। और आहार संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान, ये इस चैप्टर में इन्होंने ब्रिटेन हेल्थ रिसर्च प्रकाशन पर आधारित कुछ खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है। उसमें गाय का दूध भी है और गाय के दूध के विषय में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य। इसमें बहुत सारी सब्जियां भी हैं, फल भी हैं और दूध भी है। मैं नेचुरोपैथी, मैं ये जो उनकी DIP डाटा है वो नेचुरोपैथी के अनुसार है, क्योंकि नेचुरोपैथी फल और सब्जी पर, सूप पर, रस पर अधिक ध्यान देते हैं। तो नेचुरोपैथी के डॉक्टर इनका इस पुस्तक में गाय के दूध के बारे में पढ़िए। लिखते हैं कि दूध पीना वीर्य, रस, रक्त आदि वर्धक, अग्नि प्रदीपक। सुबह 10 बजे दूध पीना, मध्याह्न काल में दूध पीना बल कारक, कफ पित्त नाशक, अग्नि प्रदीपक तथा रात्रि में दूध पीना अनेकों दोषों को दूर करने वाला और आंखों के लिए हितकर होता है। दूध एक संपूर्ण आहार है और गांव में गायों का दूध एक उत्तम औषधि है। एंटीबायोटिक्स और वो लिखते हैं कि जिनको दूध नहीं पचता वो पीपल इलायची डालकर पिए। दूध और शहद मिलाकर पीने से थकान, कमजोरी, टीबी, पथरी, मूत्रकृक्ष, अम्लपित्त, जनशूल, तीव्र उदरशूल आदि ठीक होते हैं। बहुत सा इन्होंने दूध का और दही के विषय में ये लिखते हैं। दही का इनका शीर्षक है पृथ्वी का अमृत दही।
एक भारत का बहुत बड़ा नेचुरोपैथी डॉक्टर कहता है कि पृथ्वी का अमृत दही, और ये युवा डॉक्टर कहता है कि दही, दूध, घी, छाछ, मक्खन, पनीर कुछ नहीं खाना, ये भोजन ही नहीं है, ये फेंक देना चाहिए, पालना ही नहीं चाहिए। अब ये आपके ऊपर है, आप किसको मानेंगे। लिखते हैं कि दही पर भी लिखा, चरक संहिता के अनुसार दही अतिसार, विषम ज्वर, शीत ज्वर, अरुचि, मूत्र का, शरीर और मन की कमजोरी को दूर करता है। अमेरिकी प्रोफेसर जॉर्ज बी ने अफ्रीका में जंगल में रहने वाले मसाई जाति के कबीले के एक समूह की परीक्षा की। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो लोग मांस आदि खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले पदार्थ, फिर भी वो दीर्घजीवी, कारण कि वो दही बहुत खाते हैं। दही हमारी आंतों के लिए बहुत उपयोगी चीज है। छाछ को दही से भी अच्छा बताया। लिखते हैं छाछ पीने से कृमि, बवासीर, रक्त, मोटापा, अजीर्ण, अपच, कब्ज, खुजली, पेचिश, यकृत और प्लीहा वृद्धि, जलोदर, गठिया, दमा, अर्धांग लकवा, मलेरिया, पथरी, गर्भाशय के रोग, मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप, भांग इत्यादि का नशा, रक्त अतिसार, आक्षेप, उरक्षत, सीने के घाव, रतौंधी, ज्वर, सिरदर्द, मूत्र का गला बैठना, जलोदर, संग्रहणी, सूजन, पीलिया इत्यादि रोग ठीक होते हैं। डॉक्टर जॉर्ज वी मान ने एक अद्भुत तथ्य का पता लगाया। उन्होंने देखा कि दही में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, फिर भी दही खाने पर कोलेस्ट्रॉल कम होता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों का ये लिखते हैं कि पृथ्वीवासियों के लिए देवताओं के अमृत के समान है दही, ये छाछ। पनीर के भी गुण बताए, लेकिन डॉक्टर चौधरी को न दही के गुण दिखते हैं और न दूध के गुण दिखते हैं। मैं एक और नेचुरोपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर की बात करूंगा। उनकी भी मैंने इनके पीआरओ से बात की थी, डॉक्टर विठल दास मोदी। अब नहीं रहे वो, अब उनके बेटे हैं डॉक्टर विमल कुमार मोदी, जो एलोपैथी से एमडी डॉक्टर भी हैं, लेकिन नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आरोग्य मंदिर नाम से गोरखपुर में। तो विठल दास मोदी की पुस्तक है दुग्ध कल्प। इन्होंने दुग्ध कल्प के विषय में एक महाभारत का प्रसंग दिया है। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा कि अमृतम किम, तो युधिष्ठिर का उत्तर दिया गवाम पयः। यक्ष ने पूछा अमृत क्या है, तो के गायों का दूध और अमृत है। तो एक नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा डॉक्टर कहता हो, इसको उद्धृत करता हो कि गाय का दूध अमृत है, उसको डॉक्टर चौधरी कहते हैं कि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इन्होंने उद्धृत किया अमेरिका के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक लिंडहार एमडी का कहना है कि दूध सा संतुलित भोजन दूसरा नहीं है। यही एक भोजन है जिसमें प्रकृति ने शरीर के लिए सभी तत्व जमा कर दिए हैं। परंतु डॉक्टर चौधरी को ये नहीं पता दूध कल्प से कौन कौन से रोग दूर होते हैं। ये विठल मोदी रोगों को दूर करते भी थे और इसमें लिखा भी है। ध्यान दीजिएगा, नाड़ी दौर्बल्य उनमें से कुछ के नाम है, सभी नाम इन्होंने नहीं दिए। लिखते हैं कि दूध से कौन कौन से रोग जाते हैं, इसकी तालिका बहुत लंबी होगी। फिर भी ऐसे रोग जिनकी दुग्ध चिकित्सा द्वारा सफलतापूर्वक की गई है, उनमें से कुछ नाम ये है। हर प्रकार का नाड़ी दौर्बल्य, इससे संबंधित रोग, नींद का अभाव, शरीर के किसी अंग में नाड़ी या स्नायु संबंधी दर्द, सिर दर्द, आमाशय एवं आंतों का कार्य शिथिल, आमाशय में आंतों के घाव, अम्लता, आमाशय, आंतों, मूत्राशय, गर्भाशय का स्थानच्युत हो जाना, मुहां से फोड़े फुंसियां, दुर्बलता, पक्षाघात, लकवा, त्वचा का खुरदरापन, उकवत, रक्त खून की कमी, पित्त अधिक, श्वास नली के रोग, पुराना कब्ज, पुराना अतिसार, आंव, संग्रहणी, दमा, धमनियों का कड़ापन, बवासीर,
और अपेंडिक्स, गठिया, गर्भाशय, मासिक धर्म संबंधी रोग, श्वेत प्रदर, नपुंसकता, लिवर की खराबी, मूत्राशय, पथरी, मधुमेह, डायबिटीज, आरंभिक क्षमता, अफीम, भांग, गांजा, शराब वगैरह की आदत, ब्लड प्रेशर की कमी या अधिकता। डॉक्टर चौधरी डायबिटीज के रोगियों को दूध बंद करने का कहते हैं और विट्ठल मोदी जी दूध कल्प से डायबिटीज को ठीक करने का दावा कर रहे हैं और ये करते भी थे। अब एक मट्ठा कल्प, ये लिखते हैं बहुत ही कम रोग ऐसे हैं जो दूध से न जाते हों या वश में न आते हों। नाड़ी दौर वाला चिंता करते रहने, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी समझने, किसी काम को करने का अपने में साहस न पाने, बाधाओं को देखकर घबरा जाने, उद्विग्न भयभीत रहने, स्मरण शक्ति का नाश आदि नाड़ी संबंधी रोगों में दूध रामबाण है। दुबलापन, जलोदर, बीपी, बहुत सारे रोग लिखे, खांसी, दमा। वैसे ये कहा जाता है कि दूध कफकारक है, लेकिन डॉक्टर मोदी कहते हैं कि दूध कफकारक है, लेकिन जब दूध कल्प होगा, दिन में 6-7 लीटर दूध पिलाया जाएगा तो दूध दमा को नष्ट करने वाला भी है, गठिया को दूर करने वाला भी है। अब मैं छाछ की बताऊं, मट्ठा कल्प, मट्ठा कल्प और आंव, जिसका आंव ठीक नहीं होता हो, पेट में आंव बनता है, वो मट्ठा कल्प से ही जाता है। यक्ष्मा, पेट के बहुत सारे रोगों में मट्ठा कल्प ये दे रहे हैं। अब एक में और आपको, यहाँ के लोगों को आदत हो गई है कि भारतीय डॉक्टर की नहीं माननी, विदेशी की माननी। राजस्थान पत्रिका जोधपुर 26 अगस्त 2003 में मैंने पढ़ा, घी दूध खाओ दमा भगाओ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट जर्मनी की शोध पत्रिका में छपा, भोजन में मलाईदार दूध, घृत, मक्खन के प्रयोग से दमा की आशंका कम रहती है। अब डॉक्टर चौधरी जी को इस पर विचार करना चाहिए। डॉक्टर नागेंद्र नीरज की एक और पुस्तक है, असाध्य रोगों की सफल चिकित्सा। उसमें पुराना पेचिस के लिए इन्होंने ताजा दही और मट्ठा ही बताया है, सर्वोत्तम पथ्य है, सर्वोत्तम पथ्य। लेकिन ये डॉक्टर चौधरी को नहीं दिखता है। एक नेचुरोपैथी के और भी एक बड़े डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी, कोलकाता के थे। उन्होंने लिखा है कि दूध, एक उनकी पुस्तक है खाद्य की नई विधि। लिखते हैं कि प्रोटीन खाद्य के लिए मछली मांस जरूरी ऐसा नहीं है, मछली मांस के भीतर जो कुछ है वो मिल सकते हैं दूध के भीतर भी। दूध की तरह निर्दोष प्रोटीन खाद्य मांस मछली नहीं है। दूध का प्रोटीन मछली मांस की तरह उत्कृष्ट है, परंतु दूध के भीतर मछली मांस की भांति यूरिक एसिड आदि विष और हानिकारक पदार्थ नहीं है। अर्थात दूध का प्रोटीन सर्वोत्तम है। दूध एक संतुलित खाद्य है। दूध का प्रोटीन बहुत जल्दी पचता है। दूध का लैक्टोज आंतों के भीतर जाके सड़ता नहीं, बल्कि पेट में रह रहे विभिन्न खतरनाक जीवाणु टॉक्सिन उत्पन्न करने में अक्षम होता है और बदले में निर्दोष एसिड उत्पन्न करता है। दूध के भीतर जो चर्बी रहता है वह क्षुद्र क्षुद्र कणों में विभक्त रहता है, अब अतः वह सहज में ही शरीर में शोषित हो जाता है। दूध से छेना, दही, मट्ठा, छेना का जल आदि सारे खाद्य पदार्थ मिलते हुए विशेष पुष्टिकर होते हैं। और
लिखते हैं दूध के अपेक्षा भी स्वास्थ्य के विचार से दही बहुत अधिक उपकारी है। अब दूध की जगह पे दही, वो भी दूध का ही उत्पाद है। उसके भीतर जो जीवाणु रहता है देह के लिए अत्यंत हितकर है। आंतों के भीतर जाकर वो विभिन्न मारात्मक रोग कीटाणुओं को ध्वंस कर देता है। वो दुर्लभ विटामिन बी पैदा करता है। इसके अलावा छोटी आंत में खाद्य द्रव्य के सड़ने के कारण जितने भी प्रकार के रोग उठते हैं, दही उन सबको नष्ट करता है। इसी कारण रोज नियमित रूप से दही का व्यवहार किया जाए तो अकाल बुढ़ापा रुकता है, बहुत सारे रोग नष्ट होते हैं, मनुष्य दीर्घजीवी होता है। वास्तव में संसार में जिन स्थानों में मनुष्य यथेष्ट परिमाण में दही का व्यवहार करते हैं वहीं के मनुष्य अत्यंत सबल और दीर्घजीवी होते हैं। लिखते हैं किंतु यह अनुभव में देखा गया है कि दही खाने से बहुत बार सर्दी, खांसी, गठिया दर्द, अम्ल रोग आदि बढ़ते हैं। कभी कभी मलेरिया बुखार भी लौट आता है। परंतु ताज़ा दही खाया जाए तो उससे कोई हानि नहीं होगी। चेष्टा करने से दही केवल 2 घंटे में बनाया जा सकता है। और जो दुबले पतले हैं उनके लिए दूध से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। दूध कल्प से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। ये मैंने आपको इन डॉक्टरों का अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं जो कैंसर की बात करते हैं। आज से 50 वर्ष पहले लगभग सब्जियों का प्रयोग प्रायः नहीं होता था। मनुष्य केवल दूध, दही, घी, छाछ पर ही निर्भर रहता था। छाछ की कड़ी बना लेता, मारवाड़ में घाट बना लेता और कुछ बना लेता, यही खाते थे। और यह मारवाड़ की मैं बताऊं, मारवाड़ में बिश्नोई एक समाज है, वो आज तक उसका भोजन सबसे उसका प्रिय भोजन है दही, दूध, घी। दही का प्रयोग वो बहुत करते हैं और सबसे कम बीमार रहते हैं। डॉक्टर राय चौधरी को उनका परीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए। मुझे डर है कि कोई बिश्नोई डॉक्टर चौधरी के चक्कर में फंस जाए। मैं समझता हूँ फंसेगा नहीं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु जम्बेश्वर जी का ज़्यादा विश्वास है और होना भी चाहिए। उन्होंने जो लिखा तो सबसे ज़्यादा दूध, दही, घी यही प्रयोग करते हैं। यही सारे मारवाड़ में यही सबसे ज़्यादा स्वस्थ मिलेंगे। बुद्धिमान भी हैं, स्वस्थ भी हैं। अब रही बात, ये कैंसर कब से फैला? जब से दूध कम होने लग गया। अब जब से केमिकल खाद आया, जब से अंग्रेजी दवाइयाँ आई, तब से कैंसर ज़्यादा फैला। एक तो जर्सी हॉलस्टाइन और उनके द्वारा क्रॉस किए हुए गायों से उत्पन्न बछड़ियों का दूध, इसको देसी गाय के खाते में डालना एक घोर शरारतपूर्ण कदम है। और मैं जानता हूं कि ये लोग इस बात को जानते भी होंगे, परंतु या तो ये जानते हैं तब तो किसी प्रलोभनवश, किसी षड्यंत्रकारी विदेशी शक्तियों के कहने से ऐसा कर रहे हैं, अथवा ये भ्रांत हैं, अथवा इनको जानकारी नहीं है कि देशी गाय और विदेशी ना गाय के दूध में क्या अंतर होता है। दूसरी बात, आज से जब पहले दूध, घी, दही, छाछ का प्रयोग होता था, जब लोग ज़्यादा बीमार रहते कि आज ज़्यादा बीमार होते हैं। आज सब्जियां जिन्होंने देखी नहीं थी वे आज सब्जियां खाते हैं, वे फल खाते हैं। वे क्यों बीमार हो रहे हैं? मैं नहीं कहता सब्जी फल से बीमार होते हैं, मैं कह रहा हूं उनमें केमिकल खाद के कारण बीमार होते हैं। नरेश पानी अब इस बात पर भी विचार करें कि केमिकल खाद जब फसल में जाएगा तो उसका पहला प्रभाव कहाँ होगा? वनस्पतियों पर। उन वनस्पतियों को जो भी खाएगा उस पर ज़्यादा प्रभाव होगा। पशुओं पर भी होगा, मनुष्यों पर भी होगा। यद्यपि फल मनुष्य प्रारंभ में फलाहारी था और दुग्धाहारी बाद में बना,
और मांसाहारी तो कभी था ही नहीं, राक्षस लोग कुछ खाया करते थे, वहाँ से शुरू हुआ। प्रारंभ में फलाहारी, क्योंकि प्रारंभ में माँ भी नहीं थी, भूमि से पैदा हुआ था। आज की बात देखें, केमिकल के युग में सबसे शुद्ध केमिकल रहित कोई पदार्थ मिलेगा तो दूध ही मिल सकता है। हालांकि उसमें भी जो घास खाती है, दाना खाती है गाय या भैंस, उसका अंश आ रहा है, लेकिन हम जो अनाज खाएंगे उसकी अपेक्षा दूध में उस केमिकल, उस जहर का अंश कम आएगा, क्योंकि बहुत कुछ उस पशु के शरीर में रह जाएगा। आप किसी पदार्थ को छानिए एक चलनी से, कुछ न कुछ तो छनेगा, दूसरी छानी तो और ज़्यादा छनेगा, तीसरी छानी और ज़्यादा छनेगा, तो सबसे बाद में जो होगा खाद्य पदार्थ वो ज़्यादा शुद्ध होगा। तो केमिकल युक्त घास, दाना, चारा आदि खा करके जो पशु दूध देता है उस दूध में उतना केमिकल नहीं है जितना कि सब्जी और फलों में है। इसलिए आयुर्वेद के प्रोफेसर डॉक्टर महेश जी शर्मा, जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में, वो तो कहते हैं कि सब्जी फल खाने लायक रहा ही नहीं, नारियल के अलावा, या फिर अपने घर की खेती हो तो जो गोबर से की गई हो उसके लिए भी गाय चाहिए। वो कहते हैं दूध, दही, घी, छाछ यही खाइए। एक मुझे आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर मिले अजमेर में, ऋषि उद्यान में। उनका नाम था डॉक्टर धर्म सिंह जी कोठारी। मैंने उनसे पूछा क्या खाना चाहिए, उन्होंने कहा आप क्या खाते हो? मैं नेचुरोपैथी में गया था, मैंने कहा दूध, फल, सब्जी, सलाद। बोले घास पात का क्या खाना, फल सब निष्फल है। तो मैंने खाना क्या? दूध, रोटी, दलिया, खिचड़ी, मूंग की दाल, ये सर्वोत्तम भोजन। अब सर्वोत्तम भोजन करने वालों के मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। ऋषि मुनियों का उदाहरण हमारे सामने है। महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए और सारे ग्रंथ पढ़िए, उनमें दूध, दही, घी इन्हीं की महिमा है, किसी सब्जी की महिमा नहीं है। और अब बताएं तो विष्णु योगा मैंने बता दिया। एक हमारे गांव में, हमारे कुटुंब में दादाजी लगते थे, नूर सिंह जी। उनको मैंने 95 साल की आयु तक देखा, उस आयु तक जीवित रहे, फिर दिवंगत हो गए। बहुत बलिष्ठ शरीर था। और मैंने सुना है, पिताजी से सुना हो या किसी से सुना हो, उन्होंने 95 साल की उम्र में कभी सब्जी का प्रयोग नहीं किया और खूब बलवान और स्वस्थ थे। अंत समय में एक घटना घटी, दुर्घटना, और दूध बंद हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। कौन कहता है दूध से बीमारियां होती हैं? पचाने की क्षमता नहीं हो तो बीमारी होगी। पचाने की क्षमता, आप क्षमता से ज़्यादा तरबूज खा जाइए, वायु करेगा। पचाने की क्षमता से ज़्यादा खरबूज खाइए, वायु करेगा। पचाने की क्षमता से ज़्यादा जूस पी लीजिए, वो भी वायु करेगा। और डॉक्टर महेश जी ने, मुझे याद है, एक बार बताया था किसी को लौकी, जो मारवाड़ में दूधी बोलते हैं, उसका जूस पिया, अल्सर हो गया। केमिकल, जो लौकी अल्सर के मिटाने के लिए है, उसको पी करके अल्सर हो गया, क्योंकि उसमें केमिकल था। दूध में इतना केमिकल नहीं आएगा। मैं दूध की विशेषता बता दूं, ये पंडित भगवत दत्त जी रिसर्च स्कॉलर, आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए, विज्ञान के भी थे और इतिहास के भी थे। उन्होंने निरुक्त भाषा में एक फुटनोट में दिया है। नवभारत टाइम्स दिल्ली से 2 जनवरी 1964 में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। उसमें लिखा था, न्यूयॉर्क स्थित विज्ञान अकादमी की संप्रति, मतलब हाल ही में एक बैठक हुई थी, उसमें इस बात की पुष्टि की गई कि गाय के दूध में कोई ऐसी विशेषता है जो संख्या के विष को समाप्त कर देती है। डॉक्टर एस ए पीपल्स ने
भी कहा है कि आश्चर्य की बात तो है कि गाय के शरीर की अन्य मांसपेशियों में संख्या के चिन्ह पाए जाते हैं, परंतु दूध में संख्या का एक कण भी नहीं पाया गया है। जो ऐसा दिव्य पशु है, जो ऐसा दिव्य प्राणी है, जो भगवान का वरदान है इस धरती के लिए, कि जो गाय जहर खा के भी उसको अपने मांस में ले जाती है, दूध में नहीं आने देती। ये तो अनुसंधान हुआ अंग्रेजी उस अमेरिकन गाय का। भारतीय नस्ल की गाय का परीक्षण करेंगे तो और भी ज़्यादा प्रभावकारी दिखेगा, और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। जो गाय जहर को भी अपने शरीर में रखती है और आपको अमृत के समान दूध ही देती है, उस गाय की इस प्रकार से आलोचना करना, उसको मरवाने या समाप्त करने के लिए इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से ये लेक्चर देना कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं लें, ये अमानवीय कार्य है। जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने गोमूत्र में सोने की खोज की है। जिस गाय के मूत्र में भी सोना होता है, उस गाय को आप ये कह रहे हैं उसका दूध मत पियो, वो गाय अनुपयोगी है। अरे उसका हम दूध पीते हैं इसलिए हम उसको पाल भी नहीं रहे, मर जाएगी गाय। तो आयुर्वेद में पंचगव्य से कितने रोग ठीक होते हैं ये वैद्य जानते हैं। कल भाई मोहन जोशी इनका पीआरओ कह रहा था कि हाँ पंचगव्य की महिमा। पंचगव्य कभी सुना क्या? पंचगव्य सुना क्या चौधरी से? कभी डॉक्टर चौधरी चर्च में भाषण दे रहे हैं कि दूध नहीं पीना। किसको खुश करने के लिए दे रहे हैं? तो उनको खुश करने के लिए दे रहे हैं कि जब भारत गाय नहीं पालेगा, गाय को छोड़ देगा, तो गायों का मीट एक्सपोर्ट हो जाएगा उन लोगों के लिए, चर्च वालों के लिए, विदेशी ईसाइयों के लिए एक्सपोर्ट हो जाएगा, इस्लामी देशों में एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसलिए आप बताना चाह रहे हैं कि दूध मत पियो। ऐसे मांस का विरोध तो नहीं करते, मांस को दूध की लाइन में करते, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट का क्या अर्थ है? डेयरी प्रोडक्ट का अर्थ मांस नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट का अर्थ खून नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट का अर्थ हड्डी और मज्जा नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट का अर्थ केवल दूध और दूध से बने पदार्थ हैं। फिर लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे कि डेयरी प्रोडक्ट, वो डेयरी प्रोडक्ट का विरोध करते, उसमें मांस भी आता है। मांस डेयरी प्रोडक्ट कहाँ है? कौन सी डेयरी में बनता है मांस? अब हम इस पर भी चर्चा करें कि कुछ लोग कहते हैं गाय का दूध मांसाहार के बराबर है, मांस से आता है। इसका अर्थ हुआ कि जो इस प्रकार की मूर्खता की बातें करते हैं, उन्होंने सबसे पहले जो भोजन किया था अपनी माँ का मांस खाया था, क्योंकि माँ का दूध पीता बालक। इसका अर्थ हुआ ये कहने वाला ऐसा व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, जो अपनी माँ के ही मांस को खाता है, क्योंकि दूध को मांस बताता है और माँ का दूध पिया उसने। जिस दूध को प्रकृति ने सबसे पहला भोजन बनाया हो, उस दूध को मांसाहार बताते हैं। पसीना निकलता है शरीर से, कहाँ से छन के आता है? मांस में से, तो पसीना भी मांस हो गया। मूत्र निकलता है, ये भी मांस में से ही छन के आता है, गुर्दे में से, ये भी हो गया। श्वास आता है, ये भी मांस में से, खून में से छन के आता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये भी मांस हो गया। और पशु मांस खा रहे हैं हमारा। ऐसी मूर्खता की बातें करने वाले न केवल गाय के विरोधी हैं, बल्कि देश विरोधी हैं और स्वास्थ्य के विरोधी हैं। तो मैं एक और डॉक्टर की बात करता हूँ। मैं कुछ डॉक्टरों से एक हमारे मेंबर हैं राकेश जी उपाध्याय, जिनकी मैं चर्चा किया था कि 90 लाख प्रतिवर्ष का खाद बंद किया उन्होंने, और केवल गाय के गोबर से, और उन्होंने 1 करोड़, शायद 1 करोड़ के अनार उखाड़ दिए अपने खेत में से। वो सारी जड़ मिटानी जो केमिकल से उगाए वो अनार, उन सब को उखाड़ दिया।
अब उनकी बहुत अच्छी खेती हो रही है। राकेश जी उपाध्याय को 14 साल से सोराइसिस का रोग था, बहुत दवाइयाँ कराई, ठीक नहीं हुए। फिर उन्होंने क्या किया, गोबर का लेप, गाय के गोबर का लेप किया शरीर पर। भयंकर सोराइसिस था, उनका फोटो है, दिखाया था मुझे उसका फोटो। और गाय की छाछ का प्रयोग किया, 3 महीने में सोराइसिस ठीक हुआ। कहिए चौधरी जी, उनकी बेटी के ओवरी में सिस्ट था, डॉक्टर ने कहा इसके संतान नहीं होगी, ये ठीक नहीं होगी। परेशान हो गए, अरबपति आदमी है। उन्होंने सोचा मेरा धन किस काम का, अपने आप प्रयोग किया। दोपहर तक गाय का छाछ दी और दोपहर के रात को गाय का दूध दिया। उनकी बेटी स्वस्थ हो गई, बिल्कुल ठीक है। अभी अभी उन्होंने उनके पैर में कहीं थोड़े से भाग में शून्यपन था, अभी बताया मुझे आज ही, करीब 2 स्क्वायर सेंटीमीटर में, बाकी ठीक था। उन्होंने 3 लीटर गोमूत्र पिया, एक साथ नहीं, ये 1-1.5 महीने में कितना बताया, वो शून्यपन दूर हो गया, कोई दवाई नहीं दी। उन्होंने आंतों का कैंसर ठीक किया गोमूत्र से। और भोजन में क्या दिया, दूध, घी, कच्ची हल्दी, सलाद और मूंग। दूध उनका हर चिकित्सा में मुख्य भोजन है, दूध, छाछ, घी, गाय का, देशी गाय का, शंकर को गाय मत कहना। उन्होंने एक पेशेंट को ठीक किया जो डायलिसिस पर था, 3 महीने में गोमूत्र, कचनार को गोमूत्र में उबाल के और दूध और छाछ पिलाया, वो किडनी का रोगी ठीक हुआ। कोई इसकी सच्चाई जाननी है तो मैं उनका नंबर देता हूँ, नोट कर लें, 99 26 18 50 01। बहुत से लोग दुर्भाग्य से भारत के हिंदी नहीं समझते, इसलिए बोल देता हूँ, 99 26 18 5001। अब मैं एक और डॉक्टर की बात करता हूँ, भूपेंद्र जी गज्जर, बड़ौदा के हैं। इन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ब्रेन कैंसर भी ठीक किया। अमेरिका में भी नासा में एक साइंटिस्ट की पत्नी को ब्रेन कैंसर ठीक किया, भारत में भी ठीक किया। कोरोना का भी गारंटी से इलाज करते हैं, सरकार अनुमति नहीं देती क्योंकि कई कारण हैं। और वो कोरोना के पेशेंट को दूध के बने हुए पेड़े खिलाते हैं, उसमें मेडिसिन, आयुर्वेदिक दवाई डाल करके, लेकिन ये दूध से भगाते हैं चौधरी जी। ये भी कोरोना का ट्रीटमेंट करते हैं, आपकी डाइट से भी रोग दूर होता है, पर ये मत कहिए कि और किसी पद्धति से रोग दूर नहीं होगा। दूध बंद करना ही पड़ेगा, छाछ बंद करनी पड़ेगा, घी नहीं खाना पड़ेगा। ये गज्जर तो दूध का पेड़ा खिलाते हैं कोरोना के पेशेंट को, और कोरोना का पेशेंट में आप लिवर का, फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है और ये पेड़े खिला रहे हैं। उनका भी कोई नंबर चाहे तो नोट कर ले, 98 25 89 17 00। अंग्रेजी वालों के लिए बोल दूं, 9825 89 1700। एक और डॉक्टर की बात करता हूं, टाटा हॉस्पिटल है मुंबई में कैंसर का, उसमें वो 25 वर्ष जूनियर साइंटिस्ट रहे। फिर उन्हें VRS लेकर के छोड़ दिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। आयुर्वेद से MD भी है। उस्मानाबाद में एक गौशाला में पंचगव्य पर अनुसंधान किया, अनेक रोगों की चिकित्सा करते हैं। मेरा वीडियो देखा, क्या गाय का भी कोई विरोध करेगा, तब उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊं कोरोना पर, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कोई भी आता है, मैं गोमूत्र से पैर धुलवाता हूँ, हाथ धुलवाता हूँ और नाक में गाय का घी लगवाता हूँ।
उनका नंबर भी हम दे देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं नेचुरोपैथी ठीक है, लेकिन दूध कल मट्ठा कल्प भी नेचुरोपैथी का भाग है, ये सुन लीजिए आप। और आप ये कहते हैं कि आयुर्वेद का नाम लेते हैं, तो आयुर्वेद में दूध, घी, दही, छाछ, मक्खन, इनका बहुत बड़ा महत्व, बहुत सारी औषधियाँ इनमें बनती हैं। फिर आप क्यों गाय को हेय बता रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। आप अभी युवा हैं, बहुत लंबा जीवन है, हो सकता आपको भ्रम हो गया हो। मैं कोई आरोप नहीं लगाता कि आप किसी की साजिश में फंस गए हैं या किसी साजिश के तहत कर रहे हैं ऐसा, लेकिन भ्रांति है तो मेरे इस वीडियो पर विचारिए अच्छी तरह से। मैं डॉक्टर नहीं हूं, यह बता दूं। मैंने इन डॉक्टरों के अनुभव बताए हैं, लेकिन इतना मैं अवश्य कहता हूं कि आधुनिक जो रिसर्च हो रही है वे जब फिजिक्स में ही भ्रांतिपूर्ण है तो मेडिकल साइंस में कैसे सही हो जाएंगी। फिर आप कोरोना में जो रिसर्च हो रही है उनकी आलोचना क्यों करते हैं? जहां तक कोई रिसर्च आपकी डीआईपी डाइट के अनुकूल हो तो है ठीक, और डीआईपी डाइट के अनुकूल नहीं हो तो हो गई गलत। ये कोई न्याय नहीं है, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए जो वीडियो आपने ये बनाए, और एक बात और बता दूं कि जो सब्जी, फल, दूध की वकालत करते हैं वे मुझे ये बताएं कि स्वास्थ्य का लक्षण क्या मानते हैं। प्राचीन काल के लोग भले ही कम आयु जीते हों, मैं बहुत प्राचीन की बात नहीं कर रहा, 50 साल पहले की बात करता हूँ। जब भी स्वास्थ्य की बात आती है तो औसत आयु की गिना देते हैं, अब औसत आयु बढ़ गई। औसत आयु बढ़ना क्या स्वास्थ्य का लक्षण है? स्वास्थ्य का लक्षण है मन, आत्मा और शरीर सभी अपने अपने कार्य को ठीक प्रकार से कर रहे हो, सभी प्रसन्न हो, कुछ तनाव नहीं हो, किसी में कोई विकार नहीं हो, वह स्वास्थ्य का लक्षण। अच्छा, एक आदमी 100 साल जीता है लेकिन चुपड़ी रोटी खाई तो बीमार, थोड़ा दूध पी लिया तो गैस, थोड़ा दौड़ लिया तो श्वास तेज, रोग कुछ नहीं है। वैसे रोग कुछ नहीं है, अगर हल्का हल्का खाएगा साग सब्जी तो ठीक रहेगा। शारीरिक बल बिल्कुल नहीं है तो उसको स्वस्थ कहेंगे। या एक व्यक्ति शरीर से भी बलवान है, मस्तिष्क से भी बलवान है, आत्मा से भी बलवान है और कम जीता है, इनमें किसको अच्छा कहेंगे? एक आपके यहाँ कोई मशीन है या एक घोड़ा है आपके यहाँ, एक घोड़ा ऐसा है कि बलवान है लेकिन कम जिया और चला गया, कॉलिक हुआ, पेट दर्द हुआ, चला गया। और एक घोड़ा बहुत वर्ष जिया लेकिन दुबला पतला, एक सवारी बैठ जाए तो परेशान, उठ के चल नहीं सके। वो घोड़ा अच्छा है कि वो घोड़ा अच्छा है जो बहुत बलवान था? स्वास्थ्य की पहचान किससे करेंगे? पहले आदमी बलवान था, कब बलवान है? एक मथुरा में मैंने घटना सुनी, गुरुकुल में आचार्य स्वदेव जी ने सुनाई। उस गुरुकुल के उपाध्यक्ष नेचुरोपैथी में विश्वास करते थे, तो ब्रह्मचारियों को कह रहे थे कि एक केला से ज़्यादा नहीं खाना, गैस बन जाएगी, 200 ग्राम से दूध ज़्यादा नहीं लेना, आधा लीटर से ज़्यादा घी नहीं खाना महीने में, नहीं तो बीमारी हो जाएगी। तो ब्रह्मचारी खड़ा हुआ एक, उसने कहा कि आप तो बूढ़े, आपको रोटी पचती नहीं है, घी पचता नहीं, दूध पचता नहीं है, 2 लीटर अभी दूध पिला दो, कुछ नहीं होगा, ऐसा वो बोला। तो जिसको नहीं पचता है उसको कोई भी चीज़ हानि करेगी, और जिसको पच जाता है उसको हर चीज़ लाभ करेगी। हर चीज़ का अर्थ जो खाने योग्य है वह। इसलिए अपनी अक्षमता को दूध पर मत थोपिए, विदेशी गाय के बीमारियों को दूध पर देशी गाय में मत डालिए, लोगों को भ्रांत मत करिए। ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह है और सभी देशवासियों से निवेदन है कि इस जाल में न फंसें
भारत गाय पर जब तक निर्भर था, जब तक गाय आधारित अर्थशास्त्र था, इस आधारित कृषि थी, इसी आधार पर स्वास्थ्य था, तब तक भारत जगत गुरु भी था, चक्रवर्ती सम्राट भी था, सोने की चिड़िया भी थी। जब से गाय को भूल गए और वेद रूपी गाय को भूल गए, जब से भारत का पतन हुआ, आए इस भारत को पुनः प्राचीन प्रतिष्ठा दिलाने के लिए इन दो माता को बचाएं, एक वेद माता और गौ माता। तो ये धरती माता, अपनी भारत माता भी बचेगी, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि इस प्रकार की भ्रमपूर्ण बातों का निराकरण करें, और न कर सकें तो उनकी बातों में तो कम से कम न आए, और जहाँ मिले तो उनका विरोध अवश्य करें। ईश्वर हम इसका वो सद्बुद्धि दे, देशभक्ति दे, वैज्ञानिकता दे, सात्विकता दे, धार्मिकता दे। ओम शम।